मौका मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता बहुत कुछ, सारी तालियाँ और सारी सताइश बोले जाते हैं। पर हमें इस प्रोग्राम में आने के लिए, बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके जो इंतजामिया में है, ग्रुप चेयरमैन साहब, सभी लोगों का। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये आप लोगों से माजरत चाहूँगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा कि न मुझे अच्छी हिंदी आती है, न अच्छी इंग्लिश आती है और न उर्दू आती है। तो गलतियाँ होंगी, पहले से माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। जिस साल में यहाँ आया था, हम उन मासूम बच्चों को बता रहे हैं कि आज जो मैं हूँ इसके पीछे वो बातें बता रहा हूँ जो मैं था। मैंने कितना स्ट्रगल किया है, इसको इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ चाहता हूँ, मैं इसलिए कि आप इससे मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। मैं जब इस इलाहाबाद में आया था, इंटरमीडिएट पास करने के बाद हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो हमारे गांव में सिर्फ ट्रेन का रास्ता था, रोड नहीं बनी थी, पिच रोड नहीं थी, कोई बस नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक ट्रेन जाती थी इलाहाबाद से जौनपुर पैसेंजर, सुबह जाती थी, शाम को वही आती थी। और उससे मैं जाता था तो मैं जिस स्टेशन को उतरता था यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर, वहाँ से मेरा घर 1.5 किलोमीटर है गाँव। बरसात के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो खेतों की पगडंडी से होकर जाता था और चप्पल हुआ करता था उसको हाथ में लेते थे और पैंट पैजामा जो भी पहनता था उसको मोड़ देता था कि कीचड़ में लगे। मैं उस बैकग्राउंड का हूँ बच्चों। आज आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता होगा, मेरे ख्याल से आपको कपड़ा भी प्रेस करके मिल जाता होगा, खाना तैयार मिलता होगा, और कहीं जाते होंगे तो आपकी माँ, आपकी बहनें अच्छे से आपको सजा कर भेजती होंगी, शादी ब्याह में जाते होंगे। आपको सिर्फ आपके पास वक्त ही वक्त है। हम जब आए थे हम एकदम अनजान थे इलाहाबाद से, एकदम गुमनाम चेहरे थे। यहाँ पे खुद ही से जाना, अपना गली गली घूमना, कहीं रूम खाली मिल जाए, कहीं कोई किराएदार मालिक दुकान रख ले हमको, ये सब किया। इंटरमीडिएट के बाद से तकरीबन 12 साल मैंने यहाँ पे अपने हाथ से खाना बनाया है, अपने हाथ से झाड़ू पोछा किया, यहाँ से बर्तन बनाया। तो जो आज आप हमारे नाम के सामने ये लिखा हुआ नीचे, ये सब जो देख रहे हैं, इसके पीछे मेरी ये स्टोरी है। इसके बाद मैंने इलाहाबाद में 3 सिलेक्शन लिया। 3 सिलेक्शन में ये मेरा तीसरा है। 2 में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी सी कि हिंदी मेरी कैसे कमज़ोर है, ये बताऊंगा। बहरहाल आज जो टॉपिक मिला है, मुझे लगता है कि बच्चों का प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो बहुत मासूम बच्चे हैं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक के लग रहे हैं आपको, लेकिन टॉपिक मेरा थोड़ा टफ है, मुझे उसमें जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। वैसे मैं बिना टॉपिक बोलना ज़्यादा आसान समझता हूँ। बहरहाल टॉपिक मेरा ये है, एथिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर सोसाइटी एंड नेशन। तो पहले इसको मैं 5 मिनट बोलूँ इस पर। एथिक्स क्या है? एथिक्स अ सेट ऑफ moral principles or rules that guide behavior of an organization। एक मॉरल सेट मॉरल प्रिंसिपल्स का है किसी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए, चलाने के लिए। मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है? मॉरल प्रिंसिपल उसको कहते हैं जो आपको गलत और सही में, राइट और रॉन्ग में जो है फर्क करना सिखाते, वही मॉरल प्रिंसिपल है। अब प्रोफेशनल हर फील्ड में है, आपके एजुकेशन लाइन में है, मेडिकल में है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी प्रोफेशनल है, तरीके का इन्वायरमेंट में है, बिजनेस क्लास में है। तो इन प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए फॉर सोसाइटी एंड नेशन? सबसे बड़ी बात, इनके अंदर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी होना चाहिए। इन्हें इतना ट्रूथफुल, इतना सच्चा और इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जैसे एक एडवोकेट है, एक इंजीनियर है, अगर वो
अपने प्रोफेशन में ट्रूथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो उतनी अच्छी सर्विस ह्यूमन बीइंग के लिए नेशन को नहीं दे पाएंगे। अभी मैं लखनऊ में था, पिछले हफ्ते अपने ऑफिस बैठा हुआ था, तो वहाँ की बिल्डिंग बहुत शानदार बनी है, शहीद पथ पर है। इकवाना जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसके सामने बनी हुई है, दूर से दिखाई देता पुलिस मुख्यालय लिखा हुआ। वो बिल्डिंग अभी से थोड़ा टपकने लगी है, कुछ दिक्कत आ गई उसको। तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी नाम की एजेंसी ने उसको बनाया था, तो LLT वाले आए हुए थे इंजीनियर सब। तो हमारे एक कोलीग थे, हमारी पोस्ट पे हैं वो भी जूनियर, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सर हम तो समझते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी एजेंसी से पूरा करवाने से पहले, खासतौर से इंजीनियर बोला, आप जो ऑनेस्टी, जो सच्चाई उस वक्त थी कि वो बिल्डिंग आज 400 से ज़्यादा साल हो गए होंगे उसको, न तो कहीं टपक रही है, न कहीं क्रैक हुई है, और हर साल बाढ़, आंधी, तूफान 400 साढ़े 400 साल में कितना चेंज हुई है। तो किसी भी इंजीनियर को अपने प्रोफेशन में, एडवोकेट को अपने प्रोफेशन में, डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन में बहुत ही ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है कि कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और कॉम्पिटेंस के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आप हमेशा अपडेट रहें अपनी नॉलेज में, अपने इंफॉर्मेशन में हमेशा अपडेट रहें। क्योंकि आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिस तरीके से होता है, आप 2 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं, शायद 20 साल पहले 8 दिन आपको एडमिट रखा जाता रहा होगा। ये कॉम्पिटेंस भी जो है आप एक प्रोफेशनल के अंदर जरूर होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप एजुकेशन लाइन में है या आप लॉयर हैं हाई कोर्ट में, तो आपको नए नए कानून की, नए नए उस कानून की इंटरप्रिटेशन की जानकारी से एकदम लैस रहना चाहिए हर वक्त। तीसरा यह है कि एक प्रोफेशनल को जो है पूरा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कह रहे हैं आ जाओ, बहुत ही चलिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर से हम सबके सामने नहीं कह पाते हैं। हम अगर तक नहीं कर दिए है तो वकील की जरूरत पड़ेगी मुझे जमानत के लिए, तो वकील को जाके नहीं बोलेंगे। हम तो कम से कम कहेंगे सर हमने कर तो दिया है, अब बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो एक वकील को, एक एडवोकेट को जो है उसकी बातों को सीक्रेट रखना भी बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि आप सिर्फ अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, तो एक डॉक्टर मस्ट बी वेरी मच कॉन्फिडेंशियल। तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल को अपने पब्लिक वेलफेयर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो है बहुत ध्यान देना चाहिए, जस्टिस और फेयरनेस की तरफ भी। जैसे जर्नलिज्म में जो लोग हैं, आज जर्नलिज्म का जो हाल है आप सभी जान रहे हैं, ज़रा भी जस्टिस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं बचा है। कल मैं अता साहब के बैठा हुआ था इनके ऑफिस में, एक साहब ने कहा कि यूट्यूब में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हमने गनीमत है यूट्यूब से ही जो 50% हमको मिल रही है, यूट्यूब से ही मिल रही है सही जानकारी। बाकी नेशनल मीडिया तो हमारा जो है न जाने कहाँ चला गया है, एक आध चैनल छोड़ के। तो आपको फेयर और ट्रांसपेरेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है, एक तरीके से सेमिनार है। तो कैरियर गाइडेंस के लिए उसकी बारीकियाँ, मेथड, वो सब आपको अब्दुल साहब ने बताया है, आगे लोग बताते रहेंगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो दूसरी चीज़ है। कैरियर मेकिंग के लिए किसी, आपने देखा हो कि बहुत लोग जो है अपना गोल अचीव कर लेते हैं, जो भी मकसद रहता पा लेते हैं, और बहुत लोग फेल कर जाते हैं। जो लोग अपना मकसद पा लेते हैं वो क्या है, मेरे ख्याल से साल गुजरते गुजरते सूर्य बकरा पूरी तरह आपको जो है मानेदार याद हो जाएगी। 286 आयात है उसमें मेरे ख्याल से। तो ये कंसिस्टेंसी जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा कुछ करने के लिए बड़ा कदम उठाएं, छोटे कदम उठाने की जरूरत है और उसको ट्रैक करने की जरूरत है, और उससे हटने की जरूरत नहीं है। ये तब आएगा जब आपको जो चीज़ अच्छी है और लेकिन पसंद नहीं है आपको,
जैसे नमाज अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको 5 बजे या 4:30 बजे उठने की आदत नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो जो चीज़ अच्छी है वो आपको पसंद नहीं आ रही, उसकी आप आदत बना लीजिए। खाना अच्छा बनाने का नहीं मन करता, आप आदत बना लीजिए। जब भी फुर्सत मिले आप आधे घंटे किचन में दीजिए, देखिए आप खाना अच्छा बनाना सीख जाएंगे बच्चे। तो ये लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी है। हमारे पहले के साथी ने बताया कि कुछ नहीं करिए तो आप लॉ कर लीजिए, अच्छी लॉ कर लीजिए। लॉ के बारे में बताऊँ आपको, ये एक ऐसी डिग्री है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक नगर निगम, एडीए, पीडीए, जेडीए, एलडीए, कई तरह के ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सब जगह आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। सारी अदालतें दुनिया हिंदुस्तान भर की आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी डिग्री है जो आपको एक तहसील के आम वकील की तरफ से लेकर जो है आपको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक। शुरुआत तो हर चीज़ की मुश्किल होती है, तो हम लोग उसे कहते थे आज बोहनी हुई, आज बोहनी हुई कुछ, तो कहते थे यार हाँ मियाँ ये हाई कोर्ट समंदर है, जिसने भी गोता लगाया ना उसके अंदर में 2 रोटी पकड़ा ही देते नीचे से। कहते हैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आपकी परेशानी का हल उसी दिन निकल आएगा जिस दिन आप अपना दुख दर्द हिंदी में, अंग्रेजी में, ब्लैक एंड व्हाइट में पेन और कलम लेकर एक सफेद कागज पे लिखना सीख जाएंगे खुद से। अपने हाथ से कागज पे लिखना सीख जाएंगे और उसके साथ साथ ये दुख दर्द कहना किससे है उसके बारे में जान जाएंगे। डीएम क्या अप्लाई करना है, कमिश्नर क्या करना है, एसपी साहब क्या करना है, एडीएम। जिस दिन आपने इतना सीख लिया कि अपने हाथ से लिखना, उस दिन आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो बच्चों आंधी तूफान झेला है और जो मैंने किया, आज हमारे यहाँ 2-2, 3-3 सर्वेंट हैं, सब झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने 12 साल इलाहाबाद में खुद से किया है। और मैं बता दूँ, मटन के 2-3 रेसिपी ऐसी है कि शायद मैं यहाँ पे बहुत लोगों से अच्छा बना सकता हूँ। रोटी जो है, अब तो खैर शादी हो गई, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मेरी वादा जब घर जाता था बनाती थी, तो मैं कहता लाओ मैं बनाऊँ, है ना। मुझे घरेलू काम करने की कोई शर्मिंदगी नहीं है, अब भी कभी कभी कर ही देता हूँ। जैसे कोई रेसिपी पा गई, मौका कब मिलता है कि कोई वहाँ इजाज़त नहीं होती जाने की, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ रहती है। बता ही दी है, कुछ सजेशन मैं देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में। कहा साहब जैसे आपने हमको बुलाया तो बताता है, अच्छे से और अच्छा बोल देता है। बराबर आप ऐसा भी बात साहब यहाँ पे मौजूद है, एडवोकेट साहब ओरेटर है, बढ़िया 10-10 घंटे होते हैं, तो वो उनको तो टॉपिक ना दीजिए तो आप आपके टॉपिक को ले लेंगे, रहेगा आपका टॉपिक बोल हो देंगे, समझ रहे। तो बाकी अहमद साहब भाई हमारे अच्छे प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत चीज़ जानते हैं। तो यही सब बातों के साथ मैं इसके बाद 4-5 बच्चे आए, 3 बच्चियाँ आई, उन्होंने हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद आती है, इसके बाद हमारी प्रिंसिपल साहबा को जब बुलाया गया तो मैं सोचा प्रिंसिपल मीन्स एक थोड़ा सा ओल्ड लेडी होगी कोई, और लाल और सफ़ेद बाल होंगे उसके, और धीरे धीरे आएगी। लेकिन हमने दिखाए हमारी प्रिंसिपल तो खुद स्टूडेंट है, तो कितना शानदार उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, बहुत अच्छा लगा बेटा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद कहीं चेहरे में मार इतना हैंडसम बेटा बच्चा है, कहीं उसका चेहरा में कुछ हो जाएंगे वो। उन दोनों मासूम बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन किया यहाँ पे। इसके बाद जो है वाकई में अमेजिंग, मोटिवेशनल, ज़बरदस्त। मतलब अगर कुछ लोग ठान ले, 10 लोग भी ऐसा ठान ले करेंगे में तो न जाने कितने 10 साल नहीं बीतेगा, नक्शा बदल जाएगा। हमारे ओलमा हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने पेश करता हूँ मुफ्ती साहबान को। इसमें कभी किंडर को ताली जाते देखा, जो लोग ताली बजाते हैं इससे खड़े होकर स्टाइल से, आप जानते हो उनको, कभी आपने देखा, कभी उनको डॉक्टर यहाँ नहीं लगाए हुए? बता दे कोई एक भी, किसी भी किन्नर को किसी डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाते हुए किसी ने देखा है? आपको ट्रेन में भी मिल जाएंगे, बसों में मिल जाएंगे, बस स्टैंड मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे, आप बात कहने देंगे। देखिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
इज्तिमाई जिम्मेदारी कोशिश। भाई इंडिविजुअल अकेले करेंगे दूसरी बात होगी, 10 लोगों के एक तंजीम बना लेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, इंस्टीट्यूशन बना लेंगे, उसकी बात दूसरी होगी। मैं लास्ट 2 साल पहले गया था चंडीगढ़, तो मुझे थोड़ा पंजाब गया था, सरकारी काम से गया था, तो थोड़ा सा बहुत सुनते थे लंगर होता है, ये होता है, वो होता है, तो हमें मुख्तसर जाना था, वहाँ एक बुजुर्ग की मज़ार तो वहाँ जाना मुझे, तो मैं वहाँ गया तो रास्ते में एक गाँव पड़ता था, बहुत वैसा गाँव नहीं था, बहुत डेवलप ये हो, लेकिन हाँ ठीक ठाक आबादी थी। तो वहाँ एक गुरुद्वारा दिखा तो लंगर चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने कहा लाइए आप देखते हैं लंगर का क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, सुना तो बहुत गया है। तो मैं गया वहाँ पे, खाना भी खाया, वहाँ इतना अच्छा लगा मुझे कि सब सेल्फ सर्विस है, उनकी लेडीज़ आके बर्तन मांज रही है, कुछ लोग जूते आपको उठा के रख देंगे, वो है ना, आपको रुमाल सर पे रख के वहाँ जाके पलती मार के बैठना पड़ा उसको। इसके बाद एक ट्रॉली में दाल और खीर जो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था, वो ट्रॉली से आ रहा था, वो हमारे सामने जो प्लेट रखी गई थी उसमें दाल और खीर जो है वो रोटी से दे रहे थे। इसके बाद एक साहब आके, एक शताब्दी आके वो जो है वो दे रहे थे, क्या बोलते रोटी दे रहे थे, चावल दिए बाद में, बर्फ वो लंगर खाया, सबको पलती मार के एक साथ उस पर टाट पट्टी में बैठ के खाना था, खाया मैंने, हमारी फैमिली भी साथ में थी। ये तो हो गया, ये मुझे बहुत ही मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमने क्या होना चाहिए, हम लोगों भी होना चाहिए, अपनी कौम में भी होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ उनसे बातचीत का मौका मिला मुझे, तो हमने कहा आप लोग इतना प्रोग्रेस कैसे कर गए, इतना सब खिलाते रहते हो ये वो। तो बोले देखिए ये सब जो है कलेक्टिव जो है, चावल कोई किसान भेज देता है, कहीं कोई से दाल भेज देता है, इस तरीके से चलता रहता है। बड़ी मशीनें लगी थी उनके, बड़े बड़े आटा गूंदने की मशीन है, रोटी बनाने की मशीन है ना। उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा देखिए मैं 6 या 7 भाई थे वो, और सब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे वो, दुकान करती थी। उन्होंने कहा मेरे परिवार में हम लोग सब लोग घर में अलग अलग है, बंटवारा किए हुए हैं, खाना पीना सबका अलग अलग है, लेकिन हमारे घर की 7 भाइयों में जो हमारे घर की बच्ची होगी उसकी शादी में हम लोग सब लोग बराबर का हिस्सा देते हैं। सब ने 2-2 लाख रुपए दे दिए, 14 लाख रुपये उस बच्ची की शादी हो जाती है अच्छे से, चाहे जिसकी मर्जी। फिर हमारे नंबर आएगा, हमको मिल जाएगा 14 लाख, अगले नंबर आएगा, अगले मिल जाएगा। क्या इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगर एक साथ 14 लाख एक भाई को देना पड़ेगा तो पहले उसका बेरोजगार खत्म होगा, उसका रोजगार खत्म होगा। अगर 2-3 साल बाद दूसरे भाई की बच्ची की शादी हुई है, 15-20 लाख उसको खर्च करना हुआ, तो उसका रोजगार चला जाएगा। ऐसे हम सातों के सातों जो है स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब शादी पड़ती है बैठते हैं, आपस बात करते हैं, खर्च निकालते हैं कितना पड़ेगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका, कि सबके ऊपर लायबिलिटी और उतना अपना पैसा कलेक्ट करके एक जगह दे दिया जाता है, तो वही शादी करो। ऐसे सभी लोगों के बच्चों की अच्छी शादियाँ हो रही हैं और सभी का रोजगार हमारा बचा हुआ। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। हमने अगर कभी कोई बात आई, मौका आया, तो मैं आप लोग का एग्जाम्पल वहाँ दूंगा, आपकी मिसाल दूंगा वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।